इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी कि जैसे दादी सुनाती है कि बेटा एक राजा होता था, राजा एक गुफा में जाता था, गुफा में एक राक्षस होता था, उससे खजाना लेके आता था और गेम ये था कि अगर राक्षस ने आपको काट लिया तो आप भी राक्षस बन जाओगे। राजा बहुत सारा खजाना ले आया और राजा का लालच बढ़ता गया। तो इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट ग्रीड। और मतलब इतनी इंडियन कहानी है, ये बनती क्यों नहीं है? ये काफ़ी पुरानी बात है, मुझे लगता है शायद ये 2007-8 की बात है। बाकी मेरा नवाज़ से भी बहुत गहरा रिश्ता रहा है। नवाज़ वो पहले आदमी जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई थी। तो मैं ना NSD से हूँ, ना FTI से हूँ, ना मैंने थिएटर किया है। तो मैं बॉम्बे गया, मुझे फिल्में बनानी थी, मैं नवाज़ से मिला। तब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी द ग्रेट नहीं हुआ करते थे, तो मेरे अजीज़ दोस्त बन गए। तो वो मुझे मेरे साथ जहाँ से मैं हूँ श्री गंगानगर, वो वहाँ भी गए, हमने 1 महीना साथ में बिताया। तो जो मेरे एक्टिंग के स्टार्टिंग लेसन्स हैं वो नवाज़ से ही आए हुए हैं। हमें सबसे पहले गेहूं चाहिए। सोना एक किस्म का विलास है, बिल्कुल, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मुझे लगता है सोने की कोई अहमियत ही नहीं है। मतलब सोने की इतनी वैल्यू क्यों है मुझे कभी समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल, वॉरेन बफे ये बात कहते भी हैं अच्छा, कि, मुझे पता नहीं कि कोई कहते। एलियन हंसते होंगे कि हमने कुछ धातुओं को इतना महंगा क्यों बना दिया, जस्ट अ मेटल। उसका कोई मतलब ही नहीं है। और मतलब वो इंडिया में नहीं, मतलब टोटल वर्ल्ड वाइड उसकी एक वैल्यू है। मुझे मतलब ये भी मार्केटिंग ही है कि ये मेरे पास ये अच्छे से मार्केट हुई है कि यार मेरे पास ये चीज़ है, इससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। जी सॉरी। कल सुबह ये तय हो कि सोहम शाह ने ये जो मग पकड़ा है लल्लन टॉप का, ये चमत्कारी मग है और इसके स्पर्श मात्र से बीमारियां दूर हो जाती हैं, सागर से पार हो और जाएंगे। परसों से कुलदीप जी यहाँ टिकट लगाने लगे जी। ये ऐसे दिस इज हाउ इट वर्क। उसके अगले दिन एक लाल कपड़ा आ जाए, फिर रजत जी इसकी कुछ अच्छी रीलें बना के डाल दें, फिर कोई इस पे बड़ा अच्छा म्यूजिक बना दे, फिर इस पे भजन बनने लगे, जी कव्वालियां बनने लगे। अरे साहब क्या चमत्कारी मग्घा है जी। ठीक है, फिर उसमें 2-4 फिल्में। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? कलेक्टिव फेथ है। अब वो लोगों को लग रहा है कि साहब छूने भर से हो रहा है तो हो रहा है, क्या करोगे उसका? मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप लोग फिल्म बना रहे थे, एक्ट कर रहे थे, उसका एक शॉट है जो क्लाइमेक्स में आता है जी, जिसमें आपका किरदार, विनायक राव का किरदार, अपने पूरे शरीर पे वो आटा बांध के, जो भी, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा ताकि लोग खुद देखें, ऊपर चढ़ रहा है। जी ठीक है, चारों तरफ से अस्तर है जी, और नीचे से वो बच्चा देख रहा है। जी ऐसा लगा कि जो कैपिटलिज्म के लालच की जो पीक है, जी, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म, धाराशाही हो रही हैं चीजें, कुछ लोगों को लाभ पहुंच रहा है, कोई उसका अंत नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई मानवीयता नहीं है जी। और वो जो सलेटी जोन में पूरी फिल्म शूट हो रही है। वॉज इट अ कॉन्शियस डिसीजन आप लोगों को था कि इस फिल्म की ऐसे भी व्याख्या होगी, या बाद में आपको लगा अच्छा लोग ऐसे भी देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन था। ये थीम थी फिल्म की कि ये कैपिटलिस्टिक या ये सब बातें हैं, ये सोच समझ के की गई बातें हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कई बार होता है ऐसा कि आप कुछ बनाते हो पर सबकॉन्शियसली आप कुछ क्रिएट कर देते हो जो लोगों तक पहुंचता है। एक बहुत अच्छे क्रिटिक हैं भारद्वाज रंगन, उन्होंने बात की थी, मुझे बहुत पसंद आई थी कि समटाइम्स आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करते हैं, वो कुछ कॉन्शियस माइंड से क्रिएट नहीं करते हैं, पर वो कुछ क्रिएट कर देते हैं जो कुछ लोगों के लिए कुछ और नैरेटिव पैदा करती है। पर हमारी फिल्म में सब सोची समझी डिज़ाइन थी कि ऐसा करना है हमें। प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत बड़ा पार्ट है तुम्बाड़ का, और राही ने उस पर बहुत काम किया था। ये सब जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हो उसमें प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, इन्होंने सब ने तो काम किया ही था, पर उसमें एक राही का विजन था कि ताले ऐसे होंगे, अगर आप ताले देखो तो कुछ अलग तरह के ताले हैं। मेरी नानी के घर पे ऐसे ताले हुआ करते थे। ये दरवाजे जो हैं ऐसे गाँवों में दरवाजे हुआ करते थे। ये जो बस है वो बस बनाने में हमारी जान निकल गई थी। वो जो हम बस लेकर आए थे वो 1935 की बस थी, तो वो मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से लेकर आए, कुछ मिला, उसके ऊपर कुछ बनाया। तो ये सब राही का कमाल था और इसमें बहुत मेहनत लगी और बहुत ही प्रिसीजन के साथ हमने करने की इसको कोशिश की। डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव। मैंने तो कहा था कि तुम्बाड़ बनी क्योंकि वो 6 साल में बनी। अगर वो 1 साल में बनती तो शायद तुम्बाड़ नहीं बनती, क्योंकि हम सब लोग, जैसे आप लोग भी यहाँ जी रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एक चीज़ पे काम करते रहते हो तो वो चीज़ें और फोकस्ड होती रहती हैं और होती रहती हैं। कि जैसे मुझे लगता है एक शो है पाताल लोक, वो भी बंद हो गया था 2-3 साल के लिए, थोड़ा लेट हो गया था। तो उसमें जो आइडियाज़ हैं व्हाट्सएप, ये वो, मुझे लगता है वो इसीलिए, ये मेरा समझना है कि वो इसीलिए इतना गूढ़ हो पाया क्योंकि टाइम मिला, राइटर्स को टाइम मिला। जो चीज़ है कि 1 साल में फिल्म बना दो या टाइमलाइन में फिल्म बना दो या 6 महीने में फिल्म बना दो, एज ए प्रोड्यूसर मैं इसमें मानता ही नहीं हूँ। मैंने एक फिल्म शूट की है जो 2022 में शूट की है, मुझे 1.5 साल हो गया, मैं उसकी एडिट में ही हूँ अभी तक, अब जाके कहीं एडिट फाइनल हुई है।
तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको आपको थोड़ा सा खुला छोड़ देना चाहिए कि उसकी खुद की जर्नी क्या है, वो क्या टाइम ले रही है, वो टाइम देना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि तुम्बाड़ को जो टाइम मिला उसके कारण ही खूबसूरत हुई वो। फिर मैं 15 साल का था तब से काम कर रहा हूँ। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि हमारे घर में बाइक कब आएगी, हमारे घर में कार कब आएगी। हो गया, बड़ी ईश्वर ने कृपा की, पैसे कमा लिए। उसके बाद लगा पैसा क्या है, नंबर ही तो है। कि मेरे अकाउंट में एक टाइम पर जाकर मुझे लगता है कि पैसे की कोई वैल्यू वैसे रहती नहीं है। आपकी जो ज़रूरतें हैं वो हो जाती हैं पूरी। उसके बाद तो पैसा एक नंबर है कि मेरे बैंक अकाउंट में एक एक्स नंबर है, एक मेरे बैंक अकाउंट में वाई नंबर है। तो उसको मुझे लगता है कि पुश करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस ग्रीड की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर आप वेल्थ कहीं बांट दो और लोगों के काम आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, मैं उसमें मानता हूँ। और वही मुझे लगता है कि वहीं से आपकी कुछ ग्रोथ हो सकती है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन से हमारी फिल्म को तो फ़ायदा हुआ ही, बाकी हम जैसे लोगों को भी फ़ायदा हुआ कि पॉडकास्ट के फॉर्मेट आ गए। नहीं तो लोग पहले बात करते थे कि ऐसे इंटरव्यू होते थे कि आपके बटुए में क्या है, आप रात को पार्टी कहाँ करते हैं, आप कौन सा ब्रांड का जूता पहनते हैं। तो भी लोग बात करना चाहते हैं कि आपकी जर्नी क्या है, आप कहाँ से आते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और हालांकि जहाँ तक हमारी फिल्म में तो लोगों ने बहुत एक्सप्लोर किया फिल्म को, लोगों तक पहुँची फिल्म लॉकडाउन में, और उसके कारण वो आवाज़ हमेशा बढ़ती गई। मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ फिल्में बनाने का शौक़ है, बेहतरीन फिल्में बनाने का शौक़ है जो बहुत कम बन रही है इंडिया में। तो मुझे लगता है कि यार जब हमने इतनी शिद्दत से बनाई है तो उसका इतना प्यार भी मिलना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। तुम्बाड़ की खास बात है कि इसमें बहुत सारे लोगों की वॉइस है, बहुत सारे आर्टिस्ट की वॉइस है, और वो वॉइस बहुत अच्छे से मर्ज हुई है। तो वो इतने कलाकार, इतने महारथी, अकॉर्डिंग टू मी मतलब महाभारत के 5 पांडव हैं। कोई भीम है, कोई राही अनिल बर्वे, आदेश प्रसाद जो को डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, आनंद गांधी, पंकज कुमार, संयुक्ता काजा जिन्होंने एडिट की है, मितेश शाह एक राइटर हैं, छोटा मोटा मेरा भी कुछ योगदान है। तो मतलब इतने लोग हैं और जो बहुत ही पैशन से आते हैं। मतलब जब राही शुरू में फिल्म बनाना चाहता था तो राही और पंकज एक टीम थे कि हमें ये फिल्म बनानी है, इसका ऐसा मूड होगा, ऐसा होगा, ड्रीम था, सपना था। तो लोगों ने फिल्म ना ऐसे सपने की तरह बनाई है। तो ये इतने महारथी दोबारा कब इकट्ठे होंगे और ऐसा कुछ बनेगा, कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा जो बहुत खूबसूरत होगा। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्बाड़ जैसा क्रिएट कुछ हो पाएगा। पर मेरा फेवरेट सीन है उसमें, एक सीन है जहाँ एक तो यही सीन है जहाँ वो आपने कहा ना कि वो बुढ़े को जला देता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। तो इन दी एंड विनायक भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी एक दिल धड़कता है। ऊपर से वो जो एकदम पथरीला इंसान दिखता है उसके अंदर भी कहीं तो कुछ है। एक वो सीन मुझे बहुत पसंद है। एक राजा जब आता है चंदा मांगने और वो कुछ भांग वांग पी रहा और ऐसा कुछ कर देता है, वो सीन में मुझे बहुत मज़ा आया था कि वो कैसा कि वो इतनी बढ़िया लाइन है कि आज़ादी तो मिल गई आपको, अब कैसे व्यस्त रखेंगे अपने आप को। तो मतलब ही इज़ डायरेक्टली कमेंटिंग उनकी, मतलब उसको लगता है कि इनका एजेंडा आज़ादी लेना कोई है, इनका एजेंडा तो टाइम पास, जो विनायक की साइकोलॉजी है। तो मुझे वो सीन बहुत पसंद है। आज़ादी मिली है, आज़ादी का दिन है, और एक सीन है मैं और पांडुरंग जा रहे हैं। मैं और पांडुरंग वोट में जाते हैं और एक जगह पर उतरते हैं और एक आदमी आके बोलता है कि, और वो कहता है क्या, विनायक कहता है क्या इतना उत्सव किया हुआ है। वो कहता है सर आज़ादी मिल गई आज। अच्छा मिल गई आज़ादी। और वहाँ वो पांडुरंग से बात करता है और अपनी माँ की बात बताता है, जहाँ पांडुरंग उससे पूछता है, पांडुरंग को वो आइसक्रीम खिलाता है और पांडुरंग पूछता है कि आपको भी अच्छी लगती है। तो विनायक कहता है स्वाद अब रहा नहीं। वो जो एक कुछ भी होता है ना कि एक रोटी खाई फिर 2 रोटी खाई, तो क्या ज़्यादा खाने से स्वाद चला जाता है। तो कहा आपने पहली बार कब खाया था। विनायक कहता है आई लेके आई थी बर्फ़ का गोला। वो इतना इमोशनल सीन है मेरे लिए कि विनायक का जो कैरेक्टर बहुत ही कनेक्टेड है अपनी माँ से। जहाँ विनायक श्राद्ध कर रहा है अपनी माँ का और बहुत सारे कौवे बैठे हैं और ब्राह्मण कह रहा है कि ऐसे बोलो कि 36 ब्राह्मणों को भोग कराओगे और गंगा जी जाओगे। वो विनायक बोलता है कौवे नहीं आते, कौवे नहीं खाते। विनायक ऐसे देखता है, बहुत ही ड्रामेटिक सीन है, और कहता है कि बोला ना ये तुम्बाड़ नहीं जाऊंगा, और फट 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 करके सारे कौवे आते और वो श्राद्ध का खाना खाते। तो बहुत कुछ हमने शूट किया, बहुत कुछ बनाया जो फिल्म में है नहीं। पर वो जो विनायक की रिलेशनशिप है उसकी मदर के साथ, वो बहुत ही सटल तरीके से बताई गई है। ऐसा उस पर कोई खुल के बात नहीं की गई। सच परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो 6 साल बाद तुम्बाड़ रिलीज़ हो ही रही है।
हम नहीं कर पाए, हमको ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, हमने सब कुछ किया, पर वो पहुंच गई ना लोगों तक। आप बात कर रहे हैं ना, आप बुलाकर इतना इंटरेस्ट से सवाल पूछ ही रहे हैं ना। हाँ मतलब अगर आप ढंग से मार्केट कर लेते, आप चीज़ें मार्केट के हिसाब से कर लेते तो 6 महीने में पहुंच जाती, तो दैट्स फाइन, 6 सालों में पहुंच जाएगी, चलेगा।